जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सीरीज क्या है। आपको बताते हैं कि करंट अफेयर्स का जो पार्ट 18 है, इसमें आज आप पढ़ने की 10 सवालों के जवाब के साथ आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त आपको बता दें, इससे पहले हम 17 जो पार्ट है फरवरी का वो कंप्लीट कर चुके हैं और 18वां पार्ट क्या है कि आइए पहला सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्त है कि सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले जो मोबाइल में है ना, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ना उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और दोस्त आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा। तो दोस्त आपको बता दें कि ये गुजरात में खुलेगा। और दोस्त आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर और जो डिस्प्ले बनाने की जो मोबाइल की जो जरूरतें हैं ना, ये देश दुनिया के लेवल पर बहुत उपयोगी चीज है, क्योंकि दुनिया में डिजिटली इतना बढ़ गया है ना कि सेमीकंडक्टर की जो भरपाई है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। जो ताइवान में आपको बता दें कि दुनिया में कम से कम अकेले 50 से 60% जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता है वो अकेले ताइवान करता है, जिस पर चाइना का अधिकार भी कह सकते हैं या दबाव भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया उसको बचाना चाहता है ताइवान को। अगर ताइवान डूब गया तो हमारे देश के अंदर, हमारे दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर को लेके बहुत सारा किल्लत बढ़ जाएगी, जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी। और सेमीकंडक्टर आप सोच लीजिए कि पूरा दुनिया को सप्लाई करता है ताइवान, और ताइवान अकेले 50 से 60% उत्पादन करता है। तो उसी के सहयोग से हमारे गुजरात में, भारत के जो एक राज्य है गुजरात, वहाँ पर जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है पहली बार गुजरात में लागू किया गया। और दोस्त आपको बताया कि फॉक्सन एक कंपनी है वहाँ पर स्थापित होगा, और यहाँ से देशों के अंदर जो सेमीकंडक्टर की जो जरूरतें हैं वो पूरा होगा। तो पहला सवाल यही है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ लगाया गया। तो गुजरात में लगाया जाएगा फॉक्सन कंपनी के द्वारा। और दोस्त आपको बता दें कि गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और वहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो है आचार्य देवव्रत। वहाँ के जो लोकसभा सीट है 26 है, वहीं अगर राज्यसभा सीट की दोस्त बात करें तो 11 है। और आपको बता दें कि वहाँ की विधानसभा का सीट 182 है, और 182 भी आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसका भी हाइट जो है ना, उसका भी हाइट 182 फीट है। और वो आपको दोस्त बता दें कि 182 विधानसभा का जो सीट है उतना ही है। तो गुजरात से आप इतना याद कर सकते हैं। और एक करंट के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि बालिका पंचायत का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, वो गुजरात है। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित होने वाला भारत के पहला गांव मोढेरा गांव कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात से इतना चीज आप याद रख सकते हैं। दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्त आपको बता दें कि रणबीर कपूर है। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस साल का सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए जीत चुका है। और दोस्त आपको बता दें कि कौन सी फिल्म, ब्रह्मास्त्र फिल्म आया था, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ एक्टर के जो अवार्ड है इनको रणबीर कपूर को दिया गया। और अन्य की अगर दोस्त बात करें कि सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन जीती है, तो आलिया भट्ट गंगूबाई खाटियावाड़ी के लिए। और दोस्त आपको बता दें कि फिल्म ऑफ द ईयर को कौन है, RRR जो एक फिल्म आई थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है इस साल का, तो कश्मीर फाइल्स भी अच्छा फिल्म है, उसने भी अवार्ड जीता है। और दोस्त आपको बता दें कि रजनी जो कांत है ना, रजनीकांत हो गए साउथ इंडिया के जो हीरो है, और अमिताभ बच्चन को भी ये अवार्ड मिल चुका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इतना चीज से आप इतना याद रख सकते हैं। तीसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवसोंग 15, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवसोंग 15 का सफल परीक्षण किसने किया। तो आपको बता दें कि ये उत्तरी कोरिया ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है, एक ऐसा मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जो एक द्वीप से लेकर दूसरे द्वीप पर हम मार्च कर सकते हैं। आप सोच लीजिएगा, अगर उत्तरी कोरिया से मिसाइल को छोड़ दिया तो सीधे जाकर अमेरिका में गिरेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल क्या होता है, एक महाद्वीप को कहते हैं, द्वीप को कहते हैं। और इंटरकॉन्टिनेंटल की बात हो कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप दोनों के बीच की जो दूरियां है ना, ये हमारा मिसाइल खत्म कर सकता है। हवसोंग 15 उत्तरी कोरिया ने इस मिसाइल को सफल परीक्षण किया है। दोस्त आपको बता दें कि 2017 में पहली बार ये उड़ान भरी थी इस मिसाइल ने, और अभी अमेरिका के मुख्य भूमि तक पहुंचाने की क्षमता इसके पास है। इस मिसाइल के पास 4475 किलोमीटर ये मिसाइल जा सकता है। और दोस्त आपको बता दें कि ये उत्तरी कोरिया है। उत्तरी कोरिया एक तानाशाह देश है, और दोस्तों वहाँ के जो तानाशाह है किम जोन है, और परमाणु हथियार से वो पूरी तरह लैस है। अपने आप को घोषित कर दिया कि हम परमाणु हथियार से पूरी तरह लैस है, जो टकराएगा चूरे चूर हो जाएगा। ये उत्तरी कोरिया का नाम है। और चौथा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क
दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क कहाँ बनेगा, तो ये बता दें आपको, नागपुर में बनाया जाएगा। नागपुर को हम संतरा नगरी भी बोलते हैं। और दोस्त आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक निर्वाचन क्षेत्र भी है नागपुर, उन्होंने इस पार्क के लिए आधारशिला रखी है। और दोस्त आपको बता दें, समावेशी समाज के निर्माण के लिए सरकार के विजन के तहत इसे विकसित किया जाएगा, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। यह पार्क हमदर्दी दिखाएगा, इसलिए इसका नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है। इस सरकार का ये जो कहनाम है, और 12 करोड़ की लागत से इस 90,000 वर्ग फीट की क्षेत्रफल में इसको बनाया जाएगा। और नागपुर की दोस्त बात करें तो नागपुर को हम संतरा नगरी भी बोल सकते हैं। भारत का पहला LNG संयंत्र का उद्घाटन हमारे नागपुर में ही हुआ है। और इतना से आप इतना याद कर सकते, डबल डेकर फ्लाईओवर भी नागपुर में बनकर रेडी हो चुका है हमारे नितिन गडकरी के द्वारा। तो उन्होंने इस पार्क का आधारशिला रखी है और ये बनकर तैयार होगा तो इतिहास बनेगा। और 5वां सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनः निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है दोस्त माउंट एवरेस्ट पर। दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनः निर्माण कहाँ किया है, माउंट एवरेस्ट में। और दोस्त आपको बता दें कि अमेरिका के नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के एक विशेष दल द्वारा इसको मई 2022 में स्थापित किया गया था। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो दोस्त आपको बता दें कि ये नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है इस माउंट एवरेस्ट को। और इसकी ऊंचाई की दोस्त बात करते हो 8,848.86 मीटर की ऊंचाई के साथ अपना एक इतिहास रचता है। ये है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया है। और दोस्त आपको बता दें, यहाँ से सवाल अगर बने तो ये भी बन सकता है कि भारत की कौन सी ऐसी पहली महिला है जो चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला बनी है, तो है बिछेंद्री पाल, जो भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतह करी थी। और वहीं अगर बात करें आपको कि भारत के पहला महिला जो दिव्यांग है वो कौन सी है, अरुणिमा सिन्हा। और सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाली कौन महिला है, तो आपको बता दें कि सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाली कामिलिता है। और इससे आप 26 बार चढ़ चुकी है उस माउंट एवरेस्ट पर। अब दोस्त आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माउंट कुछ भी ऐसा अगर मन में अगर कुछ भी ठान लिए तो कुछ भी संभव नहीं है। आप देख लीजिए, 1 बार क्या 2 बार क्या 26 बार लड़कियां चढ़कर ऊपर उतर गई है हमारे माउंट एवरेस्ट पर। और 6 सवाल दोस्त बात करते हैं। 6ठा सवाल, हाल ही में ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित किया है। गेहूं की एक नई किस्म विकसित किया, बदलते मौसम बदलते जलवायु के कारण एक नई किस्म आ रहा है हमारे गेहूं के लिए। और उसका नाम क्या है दोस्त, तो HD3385 बदलते मौसम बदलते जलवायु के कारण ये ICAR ने नया खोज किया है कि ज़्यादा गेहूं उत्पादन कैसे हो सके, हमारे किसानों को कैसे मतलब पहुंच सके फायदा, उसके लिए 3385 इस गेहूं का एक नई किस्म खोज हुआ है। और दोस्त आपको बता दें कि ये गेहूं एक रबी की फसल होती है जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक रबी फसल है, यहाँ से ये चीज याद रखिएगा। और 7वां दोस्त सवाल बात कर लेते हैं। 7 नंबर के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, I2U2। यहाँ से आपको बता दें कि I से 2 नाम है और U से 2 नाम है, 4 देश इसमें शामिल है। बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में, जिसको शॉर्ट नेम हम UAE बोल सकते हैं, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। और दोस्तों आपको बता दें कि I2U2 इंडिया इजराइल I2 से, वहीं U2 से दोस्त बात करें तो UAE और USA। क्या समझे, ये 4 देश हैं। इसे हम पश्चिमी एशिया क्वाड भी कहा जा सकता है, पश्चिमी एशिया क्वाड भी लोग बोलते हैं। लेकिन इनकी गठन की अगर दोस्त बात करते हैं तो I2U2 का जो गठन हुआ था अक्टूबर 2021 में हुआ था, अब्राहम एकॉर्ड के समझौते के बाद। इसमें क्या है, समुद्री सुरक्षा से लेकर आधारभूत संरचना से लेकर परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस I2U2 का जो गठन किया गया था हमारे 4 देशों के सहयोग से। और आपको बता दें कि क्वाड भी एक चर्चा में आया था, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA था। लेकिन क्वाड अलग है, ये पश्चिमी एशिया क्वाड ये अलग है। क्वाड, पश्चिमी एशिया क्वाड इसको कहा जाता है I2U2 को। तो इसका जो बिजनेस फोरम है ना, इसका सम्मेलन हुआ है UAE में। दोस्त आपको बता दें कि UAE का जो राजधानी है आबू धाबी है। और दोस्त आपको बता दें कि आबू धाबी से आप याद कर सकते हैं, UAE से याद कप 28 का जो सम्मेलन होने वाला है उसकी जो मेजबानी करेगा वो UAE ही करेगा। और दोस्तों आपको बता दें पुरुष एशिया कप में जो विजेता हुआ है वो श्रीलंका हुआ है, UAE दुबई में जो हुआ था पुरुष एशिया कप। तो यहाँ से इतना चीज आप याद रख सकते हैं। और 8वां सवाल दोस्तों बात कर लेते हैं, ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है।
ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्त आपको बता दें कि आगरा में आयोजित हुआ है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव की दोस्त बात करें तो ये आगरा में हुआ। आगरा कहाँ है? तो जमुना नदी के किनारे है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जमुना नदी, और जमुना नदी आगरा के किनारे है। और दोस्त आपको बता दें कि ताजमहल तो यही है, ये सबको पता है। और दोस्त आपको एक बात बता दें कि ये ताज महोत्सव का जो थीम है ना, विश्व बंधुत्व, पूरे दुनिया को एक भाई की तरह हम देखेंगे, इसका एक महत्व है, इसका एक महोत्सव का ये थीम है। तो दोस्त आपको बता दें कि जाते जाते हम एक बार एक सवाल आपसे कर दें कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 9वां सवाल दोस्त बात कर लें, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्त आपको बता दें कि ये है प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये पहली बार मालाबार में ये भाग ले रहा है। मालाबार नौसैनिक का जो अभ्यास चलेगा ये पहली बार भाग ले रहा है। ये दोस्त आपको बता दें कि मालाबार एक बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है। पहले ये द्विपक्षीय था, लेकिन बाद में देशों के जोड़ने के बाद ये बहुपक्षीय हो गया। दोस्त आपको बता दें कि 1992 में शुरू किया गया था इस भारत और यूएसए के बीच नौसैनिकों के बीच, लेकिन उस टाइम ये द्विपक्षीय अभ्यास हुआ करता था। लेकिन आपको बता दें कि बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया, और जापान और ऑस्ट्रेलिया में शामिल होने के बाद ये हो गया बहुपक्षीय। और दोस्त आपको बता दें कि ये 27वां संस्करण है इस साल का। और दोस्त आपको बता दें कि अगर अभ्यास की बात है तो भारत और उज्बेकिस्तान अभी हाल ही में डस्टलिक, और दोस्तों भारत और जापान के बीच कुछ अभ्यास हैं, धर्म गार्जियन है, वीर गार्जियन है, सीनू मैत्री है, जाइमेक्स है, ये सब भारत और जापान के बीच जो अभ्यास है। वहीं भारत और फ्रांस के बात कर लेते तो वरुण है, और इंडोनेशिया की दोस्त बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के तो वरुण शक्ति, ये सब जो अभ्यास है ना, ये होते रहते हैं हमारे देशों के जवानों के साथ और उन देशों के जवानों के साथ। और 10वां सवाल आपसे पूछा गया है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखना ना भूलिए, बने रहिए इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक दोस्त बात कर लेते हैं, पढ़ना तो डेली है, जिंदगी में आए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ने से कभी आप भाग नहीं सकते हो। तो वहीं पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे बात कर रहे थे कि लहरों का जो शोर, एक कहावत है, पढ़ना तो डेली है, पढ़ने से कभी आप भाग नहीं सकते हैं, और पढ़ाई बहुत जरूरी है। लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। एक कहावत है कि लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। कुछ बड़ा करना है जीवन में तो जीवन में एकांत चुनो। भीड़ तो आपको भेड़ बना देगी, इसलिए एकांत जगह चुनो, भीड़ में मत चलो। इसलिए लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। कुछ बड़ा करना है जीवन में तो जीवन में एकांत चुनो, नहीं तो भीड़ भेड़ बना देगी। जय हिंद, जय भारत।